ये आकाशवाणी है। कहीं देर न हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 17वीं कड़ी। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित इस कार्यक्रम में उपस्थित आज हमारे विशेषज्ञ हैं भारत मौसम विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में ज्ञान प्रबंधन सूचना एवं संचार विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्य प्रकाश, विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और वरिष्ठ वैज्ञानिक बीरेंद्र कुमार त्यागी। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आनंद शर्मा जी, आप एक ऐसे विभाग में हैं जहां से आपदाओं की पूर्ति की जानकारी दी जाती है, जिससे आपदाओं से बचने की तैयारी में मदद मिल सकती है या मिलती है। तो ये कार्य किस तरह से किया जाता है और उपकरण क्या विश्व स्तर के हैं? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग खतरे की जानकारी देते हैं, क्योंकि वो खतरे की जानकारी ना हो तो वो आपदा बन जाता है। जैसे कि भारी बारिश कहाँ होने जा रही है, तेज हवाएं कहाँ चलने वाली हैं, इस तरह की जो होता है उसका मौसम का पूर्वानुमान हमारे द्वारा दिया जाता है। और यदि ये जानकारी सही समय पर लोगों तक पहुँच जाए तो उसका काफी फायदा होता है, जान माल बचा सकते हैं हम लोग। और यही एक मौसम विभाग जो है काम कर रहा है। जहाँ तक उपकरण की बात है कि जो बेसिक उपकरण होते हैं, वो चाहे आपका तापमान नापने के लिए थर्मोमीटर हो या प्रेशर के लिए हो, ये बेसिक तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं पूरे जगह पूरे वर्ल्ड की हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, होते सिंपल ही हैं। क्योंकि यदि बहुत हाई टेक है, इसको आपने कैलिब्रेट नहीं करा है तो फिर वो गलत रीडिंग लगा। जैसे कि आप आजकल चाइनीज थर्मोमीटर आपको बाजार में कितने मिल जाएंगे, अब उसको किसने कैलिब्रेट किया किसी को कुछ मालूम नहीं है। दूसरी बात यह कि एक निरंतर प्रयास है भारत मौसम विज्ञान विभाग का, जैसे जैसे अच्छी तकनीक आती जाती है तो इसमें बदलाव होता रहता है। जैसे इससे पहले हम लोग जो मर्करी वाले बैरोमीटर थे वो यूज करते थे, अब पढ़ना थोड़ा दिक्कत वाला होता था। आजकल डिजिटल बैरोमीटर आ गए, सिंपल आपको रीडिंग सामने आ जाती है। ऐसे ही तापमान में है, डिजिटल थर्मोमीटर है, बिल्कुल डिस्प्ले लगे हुए हैं बाहर, वो डिस्प्ले ही कर देता है आपको स्ट्रेट अवे कि तापमान कितना है। तो निरंतर प्रयास हो रहा है, अच्छे अच्छे सेंसर इवन सैटेलाइट में लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से कई चीज़ें जो पहले हम बड़ा मुश्किल समझते थे, आजकल हवाओं का रुख क्या है हमें सैटेलाइट से मिल जा रहा है। हवा में नमी कितनी है, वाटर वेपर कितना है, वो हमें सैटेलाइट से मिल जा रहा है। काफी अच्छी इस समय चीजें, नए नए उपकरण आ रहे हैं। त्यागी जी कुछ पूछना हाँ, चाहते मैं यही हैं? कह रहा था कि उत्तरकाशी में हमारे पास पूर्वानुमान जो था वो हमने सही लगाया केदारनाथ में जी। उसमें शायद आप खुद भी शामिल थे जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जानमाल का जो नुकसान हुआ वो इतना ज्यादा था कि हमारा जो कहें कि साइंस और टेक्नोलॉजी या जो इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं वो विश्व स्तरीय होते हुए भी जो उसका पर्पस था वो नहीं सॉल्व नहीं हो पाया। तो इसका कारण आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो बहुत भारी वर्षा थी, जो खतरा था, उसकी चेतावनी तो 3 से 4 दिन पहले बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सबको बता दी गई थी। और उसमें हमने यही नहीं कहा था, हमने कहा था भारी से बहुत भारी वर्षा होने वाली है। यदि आप पहाड़ पे हैं तो सुरक्षित स्थान पे चले जाएं, यदि आप मैदान में हैं तो पहाड़ों का रुख बिल्कुल ना करें, चूंकि भूस्खलन होने वाला है और बहुत भारी वर्षा होने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूँ उसके बाद भी ये नहीं हुआ। यही एक इशू है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो सबसे दुरुस्त होना चाहिए, फेल सेफ होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन कभी फेल नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि सिस्टम पे अगर हम ना जाएं, व्यक्तिगत रूप में मैं बात करूं कि मुझे भी उतना ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो भी फेलियर था। तो ये तो टोटल कंबाइंड इफेक्ट होके मैं कहूँ कि ऐसे ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन हमारी इस त्रादसी से कहें कि हमारी लर्निंग क्या रही? आनंद शर्मा जी की बात आपने सुनी और उन्होंने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग पर इतनी तैयारियां हैं और इतनी तकनीकी हैं कि वो मौसम के बारे में जानकारियां दे सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। आज की दिन में भी हमारे पास कुछ कमियां हैं
जिन अधिकारियों को अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पर एक्शन लेना होता है, उन तक जब तक जानकारी जाती है, इसमें कुछ समय व्यतीत हो जाता है। वो बहुत बहुमूल्य समय होता है हमारे लिए। तो वो गैप, क्योंकि केदारनाथ एक रिमोट क्षेत्र है, इसमें कोई शंका नहीं कि वहाँ पहुँचने में जानकारी समय लगा होगा। और इसके साथ ही वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो सामाजिक और स्थलीय परिस्थितियाँ, वो भी काफ़ी गंभीर हैं। उनमें क्या हम एक्शंस ले सकते हैं, उन चेतावनी के आधार पर ये भी हमें वास्तविकता के तौर पर देखना होगा। बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम समय में वहाँ पर पहुँच जाते हैं एक सीमित क्षेत्र के अंदर, जिसमें व्यवस्थाएं पूरी सरकारी तौर पर नहीं की जा सकती प्रशासन या शासन के द्वारा। तो कुछ न कुछ कमियां जरूर रहती हैं दोनों तरफ से, चाहे हम अपनी पूर्व सूचना के बारे में कहें या उनके आधारित जो हमें कार्यवाहियाँ करनी हैं, वो गैप ही बड़ा कारण बनता है इतनी बड़ी आपदाओं का। यानी कि इसमें 3 बातें हैं। एक तो पूर्वानुमान है, वो हमारे पास हो गया। उसके बाद पूर्वानुमान के आधार पे जो कार्यवाही है, चीज कहें डिजास्टर, वो जगह विशेष जो होने वाला है और उसके लिए तैयारियां। लेकिन इसमें एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जो आम आदमी है उससे प्रभावित होता है, उसके लेवल पे भी कुछ तैयारी होनी चाहिए। यानी जो हम कम्युनिकेशन विज्ञान संचार की बात करते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक ये पूरा तंत्र एक कहें कि तैयार हो और एक्टिव हो और काम करना शुरू करे, उससे पहले जो बचाव करना है वो मुझे लगता है कि हमें खुद ही करना होगा। तो वो जागरूकता लाने के लिए कुछ मिनिमम कुछ विज्ञान के नज़रिए से उन तक जानकारी पहुंचानी पड़ेगी। तो ये एक समझदारी, जब तक सरकारी मदद आए या जो तंत्र है वो हरकत में आए, उस समय तक तो मुझे अपने आप को संभालना होगा। वो क्या तैयारी हो और उसमें विज्ञान संचार की क्या भूमिका होनी चाहिए या अभी तक है, वो हम जानना चाहेंगे सर। गोपी चंद्रन जी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। विज्ञान प्रसार की तरफ से मैं आप सबको बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतना महत्वपूर्ण विषय पर बात किए अभी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, जैसे हम सोचेंगे ना, जो हमारी डिसीजन मेकर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको एक सोच आना चाहिए कि कम्युनिकेशन को हम ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। मतलब हमने कुछ बोल दिया, वो सुन लिया लोग, लेकिन वो क्यों उसको एक्शन में नहीं ला रहे। सो इस टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि उस जानकारी को वो लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में जो अंग्रेजी में बोलते हैं एनेबलिंग सर्कमस्टांसेस, वो सब होना चाहिए। जैसे हमारे वैज्ञानिक जो ज्ञान है रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस, वो तो बहुत अच्छे होंगे। प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लेंगे उसके बारे में भी हमको मालूम है, लेकिन उसको डेमोन्स्ट्रेट करना तो चाहिए। इसके मतलब क्या है, जैसे विज्ञान प्रसार जो हमारा संस्था है, वो अभी उस दिशा पर सोचने को शुरू किया कि सिर्फ जानकारी दे के उसके बाद बंद नहीं करेंगे, जानकारी के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे करके एक हॉट स्पॉट्स बोलते हैं भारत में, कोस्टल एरिया में या माउंटेनस में या डेजर्ट्स में, उस तरह एरियाज पर हमने इसको इम्प्लीमेंट करा के दिखाना है। इसका मकसद ऐसा है कि जो कॉमन सिटीजन, उन लोगों को वो भरोसा आना चाहिए कि अगर मैं मेरी तरफ से कुछ मांगूंगा, वो तुरंत मेरे हाथ में उस तरह का जो सपोर्ट है मिल जाएगा। करेक्ट ना? सो ये मैं बोल के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारा इंस्टीट्यूट है, IMD है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ रहिए। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान, एक प्रोग्राम बनाना है जिस पर मैं जस्ट आधा मिनट समय लूँगा। वो ऐसा है कि हम बोल सकते हैं कि 5 साल के बाद हर एक सिटीज़न को हमने आज का जो ऐप्स का डाउनलोडेबल ऐप्स मैकेनिज़म्स हमने किए हैं, या हैम रेडियो का इस्तेमाल करने जैसे मैकेनिज़्म के। आपको पता है कि हैम रेडियो बहुत ही कठिन स्थिति पर भी इस्तेमाल करने जैसे होता है हैम रेडियो को। It doesn't fail as badly as other systems. अगर हम बोलेंगे कि माइलस्टोन 1 है 5 साल बाद, हर एक व्यक्ति को एक बेसिक फंडामेंटल एक्शन के बारे में जानकारी हमने पहुंचा दिया। 5 साल इज अ रीजनेबली गुड टाइम। 5 साल के बाद हम बोल सकते हैं कि हॉटस्पॉट्स जो है भारत में, उसमें हमने थोड़ा लोगों को तैयारी भी कर लिया है कि ग्रास रूट एक्शन के लिए, इसको बोलते हैं कि जानकारी से जो एक्शन के लिए ले जाते हैं, उस तरह करने के लिए हमारा मौका भी बहुत है। एंड जैसे सूर्य प्रकाश और आनंद सर है एंड उनका टीम लोग जो है, उनका जानकारी और तैयारी इतना है, तो उसको हम इस्तेमाल करके भारत के लिए सेवा करने के लिए
विज्ञान प्रसार जैसा एक संस्था तैयार है। मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे केदारनाथ के केस में एसपी जो थे वहाँ के रुद्रप्रयाग कंटिन्यूसली मेरे से टच में थे, ऐसा नहीं है। और वो लाउड स्पीकर से खुद अनाउंस कर रहे थे कि मौसम विभाग ने भारी से बहुत बारिश के लौटिए, मतलब लोग जो कह रहे हैं नहीं हमें तो दर्शन करके ही जाना है। तो कई बार है कि हम लोग जानते हैं और मानते नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो रिस्क अच्छे से कैलकुलेट कर लेते तो शायद वहां से त्रासदी निकल ना जाते। होती। मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, जी। कि जिस तरीके से हमने बताया या कहें कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, एक आम आदमी की सोच में और वैज्ञानिक नजरिए से उन शब्दों में या उन शब्दावली में ही फर्क है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत सारी हमने वर्कशॉप्स करी। जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, उन्हें हमने उसका नाम क्या रखा, डू दे नो व्हाट वी मीन, कि आप जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी हमने इस तरह की कार्यशालाएं करी जो लोगों को, उसको मकसद ही यही था कि बताना कि हम क्या बोल रहे हैं, आप इसको समझिए। मगर देखिए सवाल यहाँ ये आ रहा है कि अक्सर आपको पहले भी पता होगा कि जब पुराने लोग जाते थे 4 धाम के लिए तो बोलते थे, मिल के चले जाते थे कि भी आ गए तो आ गए, नहीं तो ऐसा नहीं। तो उनको भी मालूम था कि हम एक कठिन जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह के हादसे कॉमन बात है। आज की डेट में क्या हो गया, जैसे टूरिज्म स्पॉट बन गया है। हाँ। लोग इवन शादी करके भी सीधे वहीं जा रहे हैं, बच्चे को लेके वहां जा रहे हैं, और वो नहीं जान रहे कि हम कितनी कठिन परिस्थिति में जहाँ जा रहे हैं। वो 3500 मीटर है, तापमान बहुत कम है, भारी बारिश होगी। और जितना भी वो जो वहाँ के आपने देखा होगा फोटो केदारनाथ की 40 साल पहले की किसी ने लगाई थी और इस त्रासदी के बाद लगाई थी, दोनों मैच कर रही थी। मतलब जितना भी वो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो सारी गलत जगह पे हुई थी, सारी वॉश आउट होनी थी, क्योंकि वो फ्लड प्लेन के अंदर बनी थी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जहां भी हम जाएं कभी भी, तो पहले देख लें हम वो जगह खतरे वाली है कि नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कैसे होगा कि आम आदमी और मौसम विभाग को अगर हम उसकी जो पूर्व सूचना है या पूर्वानुमान है, अगर हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, तो ये क्रेडिबिलिटी मुझे लगता है कि नहीं, उसमें वही तो मैं कहूँ, बिल्कुल सही कहा। तो वही तो वर्कशॉप, अभी कार्यशालाएं यही है बार बार उनको एक तो ये बताना है कि भाई पहले आप अपने आसपास के एरिया को देखिए, आपको किस चीज़ से खतरा है। तो ये चीज़ें अवेयरनेस, हमें जो आपदा से रिलेटेड चीज़ें ये पहले उनको बतानी पड़ेगी, आपको किस चीज़ से खतरा है। वो यदि आप उनको बता दें एक चीज़, और जैसे कि हमेशा कहा जाता है जब भी कोई चीज़ कहें तो वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होने चाहिए, सिंपल भाषा में होनी चाहिए। तो हमारे मौसम विभाग जो, क्योंकि हम लोग WMO से लिंक है, हम लोगों को ये पता है, हमारे हमेशा शब्दावली जो है बहुत ही सिंपल होती है, स्पष्ट होती है, और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। देखिए जितने भी पूर्वानुमान दिया गया उसमें कहीं भी एम्बिग्विटी नहीं है। क्या लोकल भाषा में भी कुछ इस तरह की बात करनी चाहिए क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकल भाषा में भी करनी चाहिए। यदि आप उड़ीसा में हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो वो नेचुरली वहाँ की जो प्रचार हो रहा है वो तो उड़िया में भी हो रहा है, आंध्रा में तो वो तेलुगु में हो रहा है, वो तो करना ही है। हिंदी में भी जा रहा है, इंग्लिश में भी जा रहा है, लोकल भाषा में भी जा रहा है, वो तो जा रहा है। बट सवाल ये उठ रहा है कि वो ये एंटीसिपेट नहीं कर पा रहा है कि भाई इससे क्या होने वाला। बट जब मैंने आपको ये कह दिया कि आप मत पहाड़ पे जाइए, यदि आप पहाड़ पे हैं तो सुरक्षित स्थान पे चले जाइए, आप इस यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए, इससे ज़्यादा आप क्या हो सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा वर्ल्ड का ये जो पूर्वानुमान दिया गया था केदारनाथ का, दिस वॉज द बेस्ट अवेलेबल फोरकास्ट एंड वार्निंग, कहते उसमें सारे कंपोनेंट थे। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप वाली बात है वही निकल कर आती है। और हम सूर्य प्रकाश जी से पूछना चाहेंगे कि इस कम्युनिकेशन गैप को किस तरीके से अगर विभागीय रूप में एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, कहें कि आपके पास जानकारी है और आपके पास टूल्स, टेक्निक सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी लोग तैयार नहीं हाँ, मानने रहे, वो आपका जो मैसेज है या इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव नहीं कर रहे या उस तरीके से नहीं रिसीव कर रहे जो उसकी इंटेंसिटी है या जो उसके साथ डेंजर। मैंने कहा ना कि कॉमन मैन को, हमको यहाँ आता है एम्पावर, उसको बताना है कि भाई आप 3500 मीटर की हाइट पे जा रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, वहाँ तापमान भी कम रहेगा, मगर वो परसीव नहीं कर रहा ना। वो तो देखिए 2 तरह की जानकारी होती है, एक होता है नॉर्मल वेदर कैसा होता है, एक तो अनपढ़ लोग हैं, वो कहीं पढ़ा नहीं, वो सीधा उठ के चला गया चप्पल पहनकर, हाफ शर्ट पहनकर, वो तो फंसेगा ही फंसेगा। दूसरा एक है, पढ़ा लिखा है, वो इंटरनेट में देखता है, मगर वो देखता है वहाँ नॉर्मल वेदर, क्लाइमेट, कि वहाँ सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः तापमान रहता है 8 डिग्री, 10 डिग्री या 15 डिग्री, वो थोड़ा एक हाफ शर्ट, एक स्वेटर डाल लेगा, मगर बारिश हो जाएगी तो वो वेदर बन गया, वो क्लाइमेट नहीं रह गया। तो अब वो टेम्परेचर जो 10 या 15 होना था वो अब 1 डिग्री पे आ गया है। तो कहने का मतलब उसको क्लाइमेट भी चाहिए जो आप वो पढ़ के जाए,
साथ साथ जाने से पहले जब भी किसी आप समुद्र पे जा रहे हैं तो ध्यान रख ले सुनामी आ सकती है, तो उस समय फोरकास्ट लेके जाएं। तो मौसम विभाग से संपर्क करें, आजकल वेबसाइट हमारी बनी हुई है, उससे जानकारी लें। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं वहाँ के वेदर डिपार्टमेंट को कॉल करें कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये प्रोएक्टिव लोगों को भी होना पड़ेगा। कुछ पूछना चाह रहे थे त्यागी जी? सूर्य प्रकाश जी से वही पूछ रहे थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन गैप है कि सब कुछ होते हुए भी जो आम लोग हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, वो उस तरीके से प्रोएक्टिव नहीं हो पाते। तो इस तरीके के मोबिलाइजेशन को हम पॉलिसी लेवल पे या प्रोग्राम आउटरीच या ट्रेनिंग लेवल पे किस तरीके से अवेयर किया जाए उनको, किया जा रहा है ना, कोशिश हो रही है। क्योंकि ये प्रोग्राम भी अपने आप में इसी दिशा में एक प्रयास था कि जितने भी आपदाएं आती हैं या होती हैं उनका जो विज्ञान है उसको समझा जाए। अगर हमें उसका विज्ञान पता होगा तो उस हालात से निपटने के लिए हम थोड़ा बेटर वेल इन्फॉर्म्ड इज वेल प्रिपेयर्ड। तो त्यागी जी, जो विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी और हमारे जन समुदाय के बीच में जो गैप है, समझ में नहीं आता है कि जो जानकारियाँ दी गई हैं उस पर कार्रवाई कैसे की जाए और क्या की जाए। तो इसमें विशेष तौर पर जो आपदा प्रबंधन संस्थाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है कि हम दो तरह के आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, एक तो व्यवस्था द्वारा और दूसरी समुदाय द्वारा। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि समुदाय के अंदर जन जागरूकता हो कि हम कौन सी आपदाओं से प्रभावित हो सकते हैं और उन आपदाओं में हमें क्या कार्रवाई करनी है, किससे सूचना मिलेगी, किस तरह की सूचना मिलेगी, उस पर क्या हमें कार्यवाही करनी है और उसके लिए कौन से हमें संसाधन चाहिएंगे। इस सब की एक लिस्ट तैयार की जाती है, अपने अपने क्षेत्र में उनकी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। परंतु थोड़ा अभी इस स्तर पर हम नहीं पहुँचे हैं कि हर क्षेत्र को इसमें कवर किया जा सके। जैसा कि हमारे संस्थागत तरीके से जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें कहा गया कि हर जिला, हर राज्य है वो अपना आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करना है। हमारे यहाँ 670 से ज़्यादा जिले हैं जिनमें सभी में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। वहाँ के जिलाधिकारी ही जिनके अध्यक्ष होते हैं उनको तैयार करना है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले बाकी हैं जहाँ पर अपनी आपदा प्रबंधन परियोजनाएं नहीं बनी हैं। अगर ये व्यवस्थागत और संस्थागत तरीके से बनती हैं तो उसमें बहुत सारी सूचनाएं धूमिल हो जाती हैं, क्योंकि वो जन समुदाय की जो आधारित आपने कहा कि हमारी जो सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है, वो हम भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। एक जैसे मौसम के बारे में आम आदमी भी अपना काले बादल देखे, घटाएं छा रही हैं, बारिश होने की संभावनाएं अनुमान लगाता है। सूचना का जहाँ तक मौसम विभाग से एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर पहुँचने का समाधान है, वो ज़रूरी नहीं है। जब हम चलते हैं किसी दिशा पे, पर्टिकुलर अगर हम केस लें केदारनाथ का, बहुत सारे यात्री जो हैं बाहर से आते हैं। तो जब हम ये कार्रवाई करते हैं तो वो बाहर के व्यक्ति वहाँ के ना तो मौसम के बारे में उनको जानकारी होती है, ना स्थल के बारे में जानकारी होती है, और ना वहाँ होने वाली आपदाओं के बारे में उनको जानकारी होती है। तो व्यक्तिगत तौर पे उनको प्रभावित होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हमें जानकारी नहीं होती तो उस पर एक्सपोज होने और उससे प्रभावित होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये एक बड़ा कारण बनता है ऐसे लोगों के प्रभावित होने का। दूसरा, अभी तक हमने कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की थी कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनको किस तरह की जानकारियां हमें उपलब्ध करवानी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए। तो वो गैप्स हमें फिलअप करने पड़ेंगे। जन जागरूकता और समुदाय में आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना हो। हमारे पास बहुत सारे पत्र आए हैं और इसमें बहुत सारे सवाल किए गए हैं। इन खतों को मैं शामिल कर लूं। हरिओम यादव जी का ये पत्र आया है और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। आपने लिखा है कि मुझे ये विज्ञान धारावाहिक बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक तथा प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचें के प्रति जागरूक करता है। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को नई नई तकनीकों का प्रयोग करके काफ़ी कम कर सकते हैं। यानी कि मैं आपसे पूछने वाली थी कि ये जो धारावाहिक है, हम इस धारावाहिक के जरिए बहुत तरह की सूचनाएं अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तो आपको लगता है त्यागी जी कि हमारा जो ये धारावाहिक है सफल है, लोगों तक कई तरह की जानकारियां पहुंच रही हैं, तभी तो हमारे श्रोता इस तरह का पत्र हमें लिखकर भेज रहे हैं। क्या कहते हैं आप?
हमारे कार्यक्रम के बारे में जो लिखा, हमें इस बात की खुशी है कि इन्हें हमारा जो कार्यक्रम है पसंद आ रहा है, और जो जानकारी इसमें दी जा रही है वो ये कह रहे हैं कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हमें लाभदायक होंगी। इसको हम एक सूचक के रूप में ले सकते हैं कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसकी सफलता की ओर ये हमें लेके जाता है, ये हम कह सकते हैं जी। एक और पत्र है, ये है दिव्या तिवारी जी का, ग्राम दनियापुर, पोस्ट गढ़िया, जिला कानपुर देहात से। इनके 2 पत्र हमारे पास आए हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने पत्र लिखा है हमें। एक सवाल किया है कि आम व्यक्ति किस तरह से आपदा पीड़ित क्षेत्र के लोगों की मदद कर सकते हैं और मदद करते वक्त उन्हें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वो शारीरिक रूप से किस तरह मदद कर सकता है। एक पोस्ट कार्ड में इन्होंने ये लिखा है। और फिर कार्यक्रम को आपने पुनः शुरू किया है, धारावाहिक को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमें बताएं। प्रकाश जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपदा पीड़ित समुदायों की मदद करना चाहते हैं जी। मदद करने के लिए भी एक व्यवस्था तैयार की गई है जिसका नाम हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम दिया है। तो उसमें कार्यवाही करने के लिए सबसे पहला होता है कि हमारे जो जिम्मेदार व्यवस्था है वो है जिला अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सबसे पहले तो उस स्थानीय स्तर पर जो शासन और प्रशासन की इकाइयां हैं उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए और उनसे पूछने के बाद उनके दिए गए दिशा निर्देश अनुसार ही वहाँ पर मदद करनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती या कुछ मदद की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर कुछ और भेज दिया जाता है या कुछ और कर दिया जाता है जिससे और नुकसान या और प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में यही सबसे बड़ा अच्छा कार्यक्रम होगा कि आप जो व्यवस्था है आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए उससे जुड़ जाएं और उसके जुड़ने से उन लोगों को भी उनसे अच्छी मदद मिलेगी। तो व्यक्तिगत किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। हमारे स्वयंसेवी जो होते हैं उनको ये शायद उस पर्सपेक्टिव से परिप्रेक्ष्य में है कि मुझे एज ए स्वयंसेवी जब मैं ऐसी मदद के लिए जा रहा हूँ तो मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए। जब भी बात करते हैं किसी की मदद करने की तो सबसे पहले तो अपनी मदद और अपनी सुरक्षा की बात करते हैं जी। चाहे वो रेस्पोंडर हो चाहे वो विक्टिम हो, दोनों तरफ हम पहले ये कहते हैं कि इवन आप किसी की मदद करने जा रहे हैं तो आप देख लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में या ऐसी परिस्थिति में ना फंस जाएं जिससे आपकी अपनी जान खतरे में आ जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में पहले तो जब भी कभी ऐसे क्षेत्र में जाना है तो एक हम इमरजेंसी किट रिकमेंड करते हैं जिसमें सबको अपने साथ लेके जानी होती है। जैसे आपदा के समय में अक्सर लोगों को जो है, अब मौसम जैसे पहाड़ की बात करते हैं, बारिश, अब उसके बाद भी बारिश कंटिन्यू करती है तो एक छाते की ज़रूरत होती है और पावर सप्लाई फेलियर होता है, टॉर्च की ज़रूरत होती है, पानी बिल्कुल प्रदूषित हो जाता है तो पीने के पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी मिनिमम जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए, उनको साथ लेते हुए, या कोई किसी का हेल्थ का इशू है तो स्वास्थ्य संबंधी वो दवाइयाँ भी उनके लिए ज़रूरी होती हैं। तो आप पहले तो अपने लिए पूरी रखें और उसके लिए दूसरों की जो आपदा पीड़ितों की मदद करनी है उसके लिए मैंने जैसा बताया है कि आप व्यवस्था के साथ जुड़ के उनसे पूछने के बाद उसके हिसाब से वहाँ पर आनंद प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो इसमें ये कहना था कि कई बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच में और सब मदद करना चाहते हैं। ये भी देखा गया है। जैसे उत्तराखंड केदारनाथ में कि कुछ चीज़ें चाहिए नहीं, लोग वो भी दे रहे हैं और इतनी सारी इकट्ठी हो गई बाद में चीज़ें और वो पेरिशेबल हैं, वो सड़ रही हैं और रास्ते बंद हैं, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकती हैं। और यदि आप हेलीकॉप्टर से भी भेज रहे हैं तो उसको पिन पॉइंटेड गिराना तो मतलब ये बड़ा मुश्किल, खासकर डिफिकल्ट टेरेन में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार जी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग भी ना वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो और वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और कई बार तो इवन ये भी कहा गया कि वीआईपीज ना जाएं, नहीं तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टाफ हैं वो सारे उनके पीछे जाते हैं और जो थोड़ा बहुत राहत कार्य होता है वो भी बंद हो जाता है जी। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें यदि ध्यान रखी जाए। ये पत्र है नरेंद्र सिंह और दामोदर सिंह कुशवाहा का और ये आया है ज़िला जालौन उत्तर प्रदेश से।
आपने लिखा है कि मैं 19 वर्ष का हूं और इस वर्ष भूगोल से मैंने बीए किया है और आगे भी भूगोल ही पढ़ने का इरादा है मेरा। ये धारावाहिक मेरे ज्ञानवर्धन में सहायता दे रहा है। मेरे परिवार का व्यवसाय कृषि है। इतना अच्छा धारावाहिक तैयार करने के लिए विज्ञान प्रसार और आकाशवाणी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये पत्र है मनीष कुमार जी का, नेहरू कॉलोनी, नयापुरा, कोटा, राजस्थान से। और आपने लिखा है कि आपका ये कार्यक्रम मुझे तथा सुनने वाले सभी नागरिकों को जागरूक तथा जानकारीप्रद है। इसमें भी हम विज्ञान से जुड़ी घटनाओं के बारे में समझते हैं। आपके द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और विज्ञान से जुड़ी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में हमें पता चलता है। इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये एक और पत्र है किरतपुर से और इन्होंने नाम मोहम्मद मिर्दगान लिखा है। लिखते हैं कि कार्यक्रम विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मेरा पत्र कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो पत्र तो हमने शामिल कर ही लिया है और आप खुश भी होंगे कि हमने आपके पत्र को शामिल कर लिया है। और ये एक पत्र और आया है नरेंद्र सिंह जी का भी और ये है राजस्थान से प्रीति रावत का। प्रीति लिखती हैं कि आपके इस प्रसारण से मुझे विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी तथा जागरूकता दोनों ही मिलती है और विज्ञान से जुड़ने का मौका मिलता है। ये कार्यक्रम बेहद रोचक और प्रिय है मुझे। इन कार्यक्रमों के लिए, इन धारावाहिकों के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। चलते चलते एक दो सवाल मैं और अपने श्रोताओं के लिए उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहूँगी कि गोपी चंद्रन जी, विज्ञान प्रसार द्वारा आकाशवाणी के साथ इस तरह के धारावाहिक जो बनाए जाते रहे हैं, तो इन धारावाहिकों के बारे में आप स्वयं क्या कहेंगे? ये धारावाहिक का मकसद है कि हमारे भारतीय जो भाइयों बहनों हैं उन सबको बेसिक साइंस के बारे में जानकारी देने का हमारा प्रयत्न है। तो विज्ञान प्रसार का बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद जो एक्टिविटीज़ उनका है कि उस तरह का जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में ले जाके उनको मैं बोलूँगा कि भारत समर्पण करेंगे। सो ये जानकारी लेने के बाद जो एक्शन में रखना है उसके बारे में भी हमने जितना हो सकता है जानकारी के द्वारा उस काम पर हम अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो धारावाहिक होगा, यानी कि इस तरह की धारावाहिकें और बनने की संभावनाएं हैं, योजना है। और इसके लिए मैं मेरा कॉलीग्स जो है विज्ञान प्रसार में जो साथी विज्ञानी है उन लोगों को मैंने बहुत क्रेडिट देना चाह रहा हूँ क्योंकि वो लोग इसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं हम आगे क्या देंगे। तो विज्ञान प्रसार में जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सब बहुत ही इन्वॉल्व है जो भारत का जो नीड है उसके। सो अभी टिकाऊ विकास के बारे में करने के लिए वो लोग सोच रहे हैं और उसके बहुत आगे बढ़ गए हैं उस मुद्दे पर जिसके द्वारा कि हम हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है खुद उनके हाथ में क्या होगा उसके बारे में ये सीरियल या धारावाहिक हम करेंगे। तो अब हमें लगता है कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा खत शामिल कर लिया है, हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए कि श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 17वीं कड़ी सुन रहे थे। समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और बी के त्यागी, प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार। इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। और हमारी ईमेल है radio@viqar.org।
vigyanprasar.gov.in। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।